एक हाथ जो खून से लथपथ है और वो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रही है। अगले दिन इंस्पेक्टर राठौर को कॉल आता है। यस, एक अनजान आदमी की आवाज आती है। सर, हमारे पड़ोस के घर में एक खून हुआ है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वारदात की जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। उसके पेट में चाकू से वार किया गया था और दीवार पर खून से दीप लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राठौर ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुंजन की मां को अपनी बेटी को इस हालत में देख सदमा लग गया और वो अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। गुंजन की पड़ोसियों ने बताया कि गुंजन और विवेक नाम के लड़के की शादी तय हुई थी। पुलिस को ये बात बहुत अजीब लगी कि जिस लड़की के साथ शादी होने वाली थी, उसका खून होने के बाद भी वो लड़का या उसके घर का कोई भी सदस्य ये देखने के लिए क्यों नहीं आया। पुलिस ने विवेक और उसके घर वालों का पता लगाया और विवेक को थाने में बुलाया। हाँ सर, ये बात सच है कि मेरी और गुंजन की शादी तय हुई थी और 1 महीने बाद हमारी शादी भी थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये सब हो जाएगा। अब हमें सब सच सच बताना, तुम और गुंजन कैसे मिले थे और तुम दोनों का रिश्ता कैसा था। विवेक ने बताया कि अरे, आप आ गए। आइए आइए, मैं कब से आप सबका इंतजार कर रही हूँ। आइए बैठिए। गुंजन की मां ने विवेक के घर वालों को बैठने के लिए कहा और उन्होंने गुंजन को आवाज लगाई। किचन से गुंजन हाथ में चाय का ट्रे लेकर आई। गुंजन को देखते ही विवेक को गुंजन पसंद आ गई। थोड़ी देर बात करने के बाद गुंजन और विवेक दोनों ने एक दूसरे के लिए हाँ कर दी। अगर लड़का लड़की की हाँ है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी के लिए। हमें भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। ये तो मेरी बेटी की खुशनसीबी है कि उसे आप जैसे लोग मिल रहे हैं। सब सही चल रहा था। विवेक और गुंजन धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। वो कॉल करते, वीडियो कॉल करते, कभी कभी बहाने बनाकर साथ में घूमने चले जाते, अपने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते, मानो कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। सर, मैं गुंजन को मन ही मन अपनी पत्नी मान चुका था। मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। अगर तुम सच में उससे प्यार करने लगे थे तो उसकी मौत की खबर सुनकर आए क्यों नहीं? सर, मैं वापस तब आता ना जब मुझे इसके बारे में कुछ पता होता। सर, मेरे एक रिलेटिव की शादी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। हम सब आज ही घर आए हैं। विवेक ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पिछले 1 हफ्ते से बाहर था। वो गुंजन को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन गुंजन नहीं मानी। पुलिस ने विवेक के बताए अनुसार इंक्वायरी की। सर जी, हमने विवेक के बारे में इंक्वायरी की और वो सच बोल रहा है। वो पिछले 1 हफ्ते से अपने परिवार के साथ आउट ऑफ टाउन था। ये तो ठीक है लालू साहब, पर ये दीप की स्टोरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। गुंजन पूरा नाम तो नहीं लिख पाई, लेकिन कोई ना कोई सबूत तो छोड़ा ही होगा। हमें अपनी तलाश जारी रखनी होगी। इंस्पेक्टर राठौर ने कुछ पुलिस वालों को गुंजन के घर की तलाशी लेने के लिए भेज दिया और उसके बाद एक चौंकाने वाली बात सामने आई। घर में चोरी के कोई निशान नहीं थे, ना ही घर में किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान थे और ना ही घर में कोई चोरी हुई थी। ये सारी बातें इस केस को और भी उलझा रही थी। कुछ दिनों के बाद गुंजन की मां को होश आने लगा और वो जोर जोर से रोने लगी। कामिनी ने उनको संभाला और उनसे पूछताछ की। साहब, हम तो गरीब लोग हैं, हमारा कौन दुश्मन हो सकता है? हमारे तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है। हम माँ बेटी ही एक दूसरे का सहारा थे। आपको किसी पर शक है क्या? कोई गुंजन का पुराना बॉयफ्रेंड या उसे परेशान करता हो, ऐसा कोई? गुंजन की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके घर की लाइट खराब हो गई थी, इसीलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था। काम खत्म करने के बाद वो पैसे ज्यादा मांगने लगा। गुंजन ने मना कर दिया था और इस बात से वो इलेक्ट्रिशियन बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। कहीं अपने गुस्से की वजह से तो उसने मेरी बेटी को नहीं मारा होगा ना? उसका नाम क्या था? सर, उसका नाम
शायद दीपेश था। ये नाम सुन सबको लगा कि शायद दीपेश ने ही ये सब किया होगा, क्योंकि गुंजन ने भी अपने खून से दीवार पर दीप लिखा था। पुलिस ने उस एरिया के लोगों से दीपेश के बारे में पूछताछ की। पुलिस को दीपेश का पता चल गया। पुलिस ने दीपेश को गिरफ्तार कर लिया। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने किसी का खून नहीं किया है। हाँ, ये बात सच है कि हमारा पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। सर, मैंने वहां 2 दिन काम किया था, लेकिन काम ज्यादा हो गया था, इसलिए मैंने पैसे ज्यादा मांगे थे। दीपेश ने बताया कि उसने काम तो किया था, लेकिन गुंजन ने ज्यादा पैसे देने से इनकार कर दिया। सर, मैं अपने काम का पैसा भी उससे वसूल नहीं कर पाया, तो खून कहां से करूंगा? हमारे लिए दिन के 300-500 रुपए भी बहुत ज्यादा होते हैं अपना गुजारा करने के लिए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो गुंजन ने तुम्हारा नाम अपने खून से क्यों लिखना चाहा? सर, मैं खुद भी कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। आप प्लीज असली गुनहगार को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए। दीपेश की बात सुनकर यह केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया था। दीपेश को सस्पेक्ट के तौर पर अरेस्ट किया गया था। फिर दीपेश ने एक चौंका देने वाली बात पुलिस को बताई। उस बात से केस के सारे धागे ही खुल गए। सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर। मैं क्यों गुंजन को मारूंगा? मेरा उससे क्या रिश्ता? वही तो जानना है हमें कि तुम्हारा और गुंजन का रिश्ता क्या है और तुमने क्यों मारा गुंजन को। तभी वहां दीपेश आ गया। दीपेश ने सनी को पहचान लिया। दीपेश ने बताया कि जब वो लाइट का काम करने के लिए गुंजन के घर जाता था, तब वहां पर सनी भी आया था। गुंजन की मां मार्केट जाती थी, तब उसी टाइम सनी वहां आता था और वो दोनों अकेले कमरे में 2-3 घंटे साथ में रहते थे, अंदर से दरवाजा बंद करके। अब आगे की कहानी तुम बताओगे या हम अपने तरीके से पता लगाएं? हाँ सर, मैंने ही गुंजन को मारा है। सर, मैं और गुंजन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन गुंजन की माँ को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था। सनी ने बताया कि गुंजन की माँ ने इमोशनल ब्लैकमेल करके गुंजन को विवेक से शादी करने के लिए मनाया था। विवेक से शादी तय होने के बाद भी गुंजन सनी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन धीरे धीरे सनी को महसूस होने लगा था कि गुंजन को अब विवेक अच्छा लगने लगा है। उस दिन रात को जब वो गुंजन से मिलने उसके घर पर गया, तब कमरे में जाने के बाद विवेक का कॉल आया था। वो जिस तरह से प्यार से विवेक से बात कर रही थी, ये बात सन्नी को बहुत बुरी लगी। तुम्हें विवेक अच्छा लगने लगा है ना? अब अच्छा इंसान है तो अच्छा ही लगेगा ना। प्यार करने लगी हो ना तुम विवेक से? ऐसी कोई बात नहीं है सनी, विवेक एक अच्छा लड़का है, बस। इस बात से उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ और गुस्से में सनी ने गुंजन के पेट में चाकू मार दिया। गुंजन के मरने के बाद उसने अपने आप को बचाने के लिए गुंजन का हाथ लिया और दीवार पर दीप लिख दिया, ताकि सारा शक दीपेश पर जाए, क्योंकि गुंजन ने सनी को पहले बताया था कि पैसों को लेकर दीपेश और उसमें झगड़ा हुआ था। तुमने प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन तुम ये भूल गए कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। सही कहा सर आपने, आपका तो जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी, चीते की चाल बाज की नजर और इंस्पेक्टर राठौर की पकड़ से छूटना इम्पॉसिबल है। आधी रात को अंधेरी गली में एक आदमी जिसने पूरे काले कपड़े पहने थे, उसका मुंह और सर ढका हुआ था। सामने एक दूसरा आदमी था जो बहुत घबराया हुआ था और वो सामने वाले आदमी से अपनी जान की भीख मांग रहा था। कौन हो तुम? मुझे क्यों मारना चाहते हो? मुझे छोड़ दो प्लीज। मास्क वाले आदमी ने उस पर गोली चलाई और उसे मार दिया। नैना की नौकरानी घर में आती है और साफ सफाई करने लगती है। हमेशा की तरह वो 8 बजे नैना को कॉफी देने के लिए जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। मैडम, मैडम, आपकी कॉफी रेडी है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नौकरानी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
और वो जोर से चिल्लाई। सामने बेड पर नैना की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। उसके गले पर वार किया गया था। नौकरानी ने फौरन पुलिस को कॉल किया। हेलो इंस्पेक्टर सर, आप प्लीज जल्दी से सायरा बिल्डिंग 13 फ्लोर रूम नंबर 1303 में आ जाइए। सर, यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, प्लीज आप जल्दी से आ जाइए। लेकिन हुआ क्या है, ये तो बताइए। यहाँ नैना मैम की लाश पड़ी है सर। इंस्पेक्टर राठौर कामिनी के साथ स्पॉट पर पहुंचे। सामने जब देखा तो वहां फेमस सिंगर नैना की लाश पड़ी हुई थी। उसका गला कांच की धार से कटा हुआ है। आसपास खून पड़ा हुआ है। जिस टूटी हुई कांच की बोतल से उसका गला काटा गया था, वो भी वहीं साइड में पड़ी हुई थी। कामिनी ने घर की पूरी तलाशी ली। उसे तिजोरी भी खुली हुई दिखाई दी। उसने इंस्पेक्टर राठौर को आवाज दी। राठौर सर, प्लीज यहाँ आइए। क्या हुआ कामिनी? ये देखिए सर, अलमारी खुली हुई है और चाबी भी वहीं पर है। क्या इसका ये मतलब है कि पैसे के लिए खून हुआ है? सामने जो चीजें नजर आ रही थी, उससे तो यही लग रहा था कि ये खून चोरी के इरादे से किया गया है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर राठौर की नजर लॉकर में लगी चाबी पर गई। वो चाबी अंदर की ओर से लगी हुई थी। ये बात कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर को बहुत अजीब लगी। उन्होंने नैना की नौकरानी से पूछताछ की कि अगर नैना की मौत हो चुकी थी तो वो घर के अंदर आई कैसे? सर, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी भी रहती है। मैडम अपने काम की वजह से अक्सर घर देर से आती थी, इसीलिए सुबह जल्दी उठ नहीं पाती थी। नौकरानी ने बताया कि नैना मैम सुबह सुबह डिस्टर्ब ना हो, इसलिए नैना ने उसे घर की दूसरी चाबी दी थी ताकि वो अपना काम चुपचाप आकर कर सके। नौकरानी सुबह 7 बजे आती है। 8 बजे अपना काम पूरा करने के बाद वो मैम को कॉफी देकर उठाया करती थी और रोज की तरह ही आज सुबह भी वो कॉफी लेकर आई थी। नैना की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके फ्लैट को क्राइम स्पॉट होने की वजह से बंद कर दिया गया। अब वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अगले दिन कामिनी और हवलदार लालू पटेल नैना के घर गए। बिल्डिंग के एंट्री बुक में उन्होंने नैना के साथ साथ राहुल नाम के लड़के की भी एंट्री देखी। वॉचमैन से पूछताछ करने के बाद वॉचमैन ने बताया कि कुछ दिनों से नैना मैम और राहुल सर साथ में ही आते थे। नैना मैम राहुल सर के साथ काम करती थी। मैडम जी, अब ये राहुल कौन आ गया बीच में? और नैना उसके साथ अगर काम करती थी तो उसके मर्डर के बाद वो आया क्यों नहीं? हमका तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तुम एक काम करो, इस राहुल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। कहो, क्या खबर लाए हो? लालू हवलदार ने कामिनी को राहुल की तस्वीर और उसका एड्रेस दिया। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को इन्फॉर्म किया और राहुल से मिलने उसके घर गई। राहुल के घर पर जाकर उन्होंने देखा कि राहुल नैना की तस्वीर हाथ में लिए फूट फूट कर रो रहा था। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़कर चली गई नैना? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। कामिनी और हवलदार लालू पटेल राहुल की बातें सुनकर दंग रह गए। कामिनी ने राहुल से पूछताछ की। तब राहुल ने बताया, सर, नैना और मैं एक पब में मिले थे। मैंने उसे अपने साथ गाने का ऑफर दिया था और उसने एक्सेप्ट भी किया था। हम साथ में काम भी कर रहे थे। मुझे नैना पसंद आने लगी थी। उसकी मौत के एक दिन पहले ही मैंने उसे प्रपोज किया था और वो इस बात से भी बहुत खुश थी। हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते थे। हम दोनों का प्रोफेशन भी एक ही था। मैं जानता था कि आगे चलकर नैना मुझे हम दोनों के करियर के लिए बहुत सपोर्ट करेगी। जिस रात नैना का मर्डर हुआ, उस रात तुम भी उसके साथ ही थे ना? हाँ मैम, हम साथ में ही थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे मैंने उसे उसके घर पर छोड़ा और मैं वहां से निकल आया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। जब कामिनी ने राहुल से किसी पर शक होने की बात कही तो राहुल ने साफ मना कर दिया। राहुल की बात सुनकर कामिनी और लालू पटेल दोनों दंग रह गए। राहुल ने कामिनी से नैना के घर जाने की इजाजत मांगी और वजह पूछने पर राहुल ने बताया कि नैना के घर में एक गिटार है जो नैना और राहुल के प्यार की आखिरी निशानी है और वो उस गिटार को वापस चाहता है।
लेकिन कामिनी ने उसे मना कर दिया। मैडम जी, हमको नहीं लगता कि राहुल ने कुछ किया होगा। वो बेचारा तो उसकी तस्वीर के सामने फूट फूट कर रो रहा था। बेचारे का बीवी बनने से पहले ही मर गई। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को सारी बातें बताई। कामिनी, कोई तो है जिसने खून होते देखा है। मतलब मैं समझी नहीं सर, कौन और कैसे? जो अलमारी में छुपा हुआ था उसने खून होते हुए देखा है। केस की छानबीन शुरू थी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा था। वक्त बीतता जा रहा था और आखिरकार पुलिस के हाथ एक सुराग आ गया। उसके जरिए पुलिस के हाथों वो चोर लग गया जिसने उस दिन चोरी की थी। बोलो, क्यों मारा तुमने नैना को? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। मैं तो वहां गया ही नहीं सर, और जब मैं गया नहीं तो किसी का खून कैसे कर सकता हूँ? कामिनी ने बबलू को सीसीटीवी फुटेज दिखाई, जिसमें बबलू पीछे के रास्ते से इमरजेंसी गेट खोलकर अंदर गया था। ये सब देखने के बाद बबलू ने बताया कि वो चोरी करने के लिए वहां गया था। उसने कबर्ड भी ओपन किया था, लेकिन उसी वक्त किसी के अंदर आने की आवाज उसे सुनाई दी। इसीलिए वो कबर्ड में ही छुप गया और चाबी अंदर से लग गई। जब मैं बाहर निकला तो नैना का खून ऑलरेडी हो चुका था। मैं घबरा गया और वहां से भाग गया। पुलिस को बबलू पर शक तो था, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया। लालू पटेल, अपने कुछ आदमियों को काम पर लगाओ, बबलू पर नजर रखने के लिए। 2 दिन बाद कामिनी को एक और मर्डर की खबर मिली। कामिनी जब स्पॉट पर पहुंची तो वहां उसने बबलू की लाश पाई और आईने पर लिखा था, आई डिड इट। नीचे एक लिफाफा भी था जिसमें लिखा था कि नैना का खून मैंने ही किया है और इस बात से मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं, इसलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म कर रहा हूं। कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को कॉल किया और स्पॉट पर बुलाया। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी बातों की छानबीन की। मिले हुए सबूतों के आधार पर यह साबित हो रहा था कि नैना का खून बबलू ने ही किया है। मिले हुए एविडेंस की वजह से इंस्पेक्टर राठौर को यह केस क्लोज करना पड़ रहा था, लेकिन इंस्पेक्टर राठौर को यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी कि बबलू ने नैना को मारा है। और फिर कुछ दिनों के बाद जिसने पहले खून किया फिर खुद को ही मार डाला। क्या ये मर्डर मिस्ट्री इंस्पेक्टर राठौर और उनकी टीम सुलझा पाएगी? अंधेरी गली में एक आदमी जिसने अपना मुंह ढक लिया था, वो गली में आगे आगे जाता है और एक आदमी को गोली मार देता है, जिसके बाद वो खुद को भी गोली मार देता है। अगले दिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि किलर ने पहले राहुल को मारा, फिर उसने खुद अपने आप को मारा। सर, इस केस में तो एक के बाद एक नए मोड़ आते ही जा रहे हैं। हमें तो लगा था कि ये केस अब खत्म हो गया है। हाँ ना सर, ये केस तो भूल भुलैया की तरह गोल गोल घूमे जा रहा है। हमार तो दिमाग ही चकरा गया है। अब इस किलर ने राहुल को क्यों मारा ये हमको कैसे पता चलेगा, क्योंकि खूनी भी मर चुका है। केस खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सही कातिल का राज खोलना बाकी है और ये राज यहीं से खुलेंगे। मतलब सर? कामिनी, पता लगाओ ये दूसरा आदमी कौन है। इसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो और दोनों बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अगले दिन कामिनी ने इंस्पेक्टर राठौर को बताया कि दूसरे आदमी का नाम विराट है। वो एक हैकर था और ताजुब की बात ये थी कि उसका घर नैना के घर के पास ही था। सर, ऐसा तो नहीं कि विराट का नैना मर्डर केस से कोई ताल्लुक हो? सच का पता लगाकर गुनहगार को सजा देना ही हमारा काम है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी विराट के फ्लैट में गए। वहां उन्हें विराट के कमरे में विराट का कुछ सामान, उसका कंप्यूटर और उसके हैकिंग से जुड़े काम की चीज मिली और साथ ही एक लिफाफा मिला जिसमें नैना और विराट की कुछ अच्छी यादों की तस्वीरें थी और साथ में एक चिट्ठी भी थी। चिट्ठी में लिखा था कि मेरा नाम विराट है, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जब मैं छोटा था मेरे माँ बाबा ने मुझे एक अनाथ आश्रम में छोड़ा था। मेरी परवरिश वहीं हुई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था, अकेले अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन एक दिन रास्ते पर मेरी मुलाकात नैना से हो गई।
मार्केट में रास्ते से जाते समय उसके हाथ से ब्रेसलेट नीचे गिर गया था। मैंने उसे वो ब्रेसलेट दिया। ओह, थैंक यू सो मच। ये तो बहुत एक्सपेंसिव ब्रेसलेट है। वेलकम। तुमने मुझे मेरी इतनी एक्सपेंसिव चीज लौटाई है। इस बात पर एक कॉफी तो बनती है। उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। नैना अपनी सारी बात मुझे बताती और मैं भी कोई भी परेशानी हो तो उसे बताता। नैना के मर्डर के बाद मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता था, लेकिन मैं नैना के कातिल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। विराट की चिट्ठी के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने कामिनी से राहुल के घर की तलाशी लेने के लिए कहा। राहुल के घर जाने के बाद कामिनी की मुलाकात राहुल की मां से होती है। जी, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर कामिनी हूँ और ये मेरे साथ हवलदार लालू पटेल हैं। जी, हम राहुल की मर्डर केस फाइल कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हमें आपकी घर की तलाशी चाहिए। मेरा नाम ललिता है। मैं राहुल की माँ हूँ। और रही बात मेरे बेटे के केस के बारे में, तो मेरा बेटा तो चला गया मुझे छोड़कर। अब क्या किसी को सजा देनी? मेरा बेटा तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ना। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं, लेकिन राहुल के ताल्लुकात नैना से भी थे, इसीलिए प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। पूरे घर की तलाशी लेने के बाद भी घर से कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिस पर शक किया जा सके। बस कुछ डायरीज थी जिसमें राहुल अपनी मर्जी से कुछ गाने लिखता था। कामिनी ने वो सारी चीजें एक बैग में समेटी और पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। इंस्पेक्टर राठौर ने सारी चीजों को परखा और उसके बाद जो उनके सामने आया उससे तो जैसे सारी गुत्थियां ही सुलझ गई। सर, हमें घर पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे राहुल पर शक किया जा सके। कामिनी, जो सबूत हमें मिले हैं उससे तो ये केस 50% सॉल्व हो गया है। अब तो बस कंफर्म करना बाकी है। हमका कुछ समझ नहीं आया सर जी। आपको इन सब चीजों में ऐसा क्या मिल गया है जिससे केस निपट गया? और ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में ना आई? कामिनी, राहुल की मां को यहाँ लेकर आओ। तो बताइए ललिता देवी जी, क्या जानती हैं आप राहुल के बारे में? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है इंस्पेक्टर साहब? और मैं क्या जानती हूँ? मतलब किसके बारे में पूछ रहे हैं आप? इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ कागज के पन्ने दिखाए जिस पर राहुल ने गाने लिखे थे। ये हैंडराइटिंग पहचानती हैं आप? फिर इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता जी को कुछ तस्वीरें दिखाई जो बबलू के मर्डर के दौरान खींची गई थी। उस एक तस्वीर में आईने में जो आई डिड इट लिखा था वो दोनों हैंडराइटिंग सेम थी। आशा है कि आप हमें सच बताएंगे। झूठ बोलकर अब कोई फायदा भी नहीं है। मेरा बेटा तो वैसे भी मर चुका है। हाँ, ये सच है कि बबलू का खून राहुल ने ही किया था। बबलू ने राहुल को देखा था नैना का खून करते वक्त, लेकिन उसने पुलिस को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो राहुल को ब्लैकमेल करके पैसे लेना चाहता था। लेकिन बबलू नहीं जानता था कि वो अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। राहुल बबलू के घर उसे पैसे देने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने गया था। ललिता ने बताया कि राहुल बचपन में बहुत होशियार लड़का था। क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था। जो नॉर्मल बच्चे मैथ्स के पेपर 3 घंटे में सॉल्व करते थे वो उनका बेटा 1.5 से 2 घंटे में सॉल्व कर देता था। सारे टीचर्स भी उससे बहुत खुश थे। सभी उसकी तारीफ करते थे, लेकिन राहुल की अकेले रहने की आदत थी। वो ना ही किसी से बात करता था और ना ही उसका स्कूल में कोई फ्रेंड था। और एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। स्कूल की छुट्टी के दौरान एक लड़का स्कूल के बाथरूम में गया था। वहां उसका पैर फिसला और वो दीवार से टकराया। उसके सर से बहुत खून बहने लगा। थोड़ी देर के बाद राहुल वहां गया। उसने देखा कि वो लड़का करा रहा था। वो राहुल से मदद मांग रहा था। मेरी मदद करो राहुल, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरी मदद करो। राहुल उसके पास गया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रह गया। उस लड़के की दर्द भरी कराहने की आवाज जैसे उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। मदद करो। राहुल वहां तब तक मुस्कुराता रहा जब तक उस लड़के की जान नहीं चली गई और आखिर में उस लड़के ने वहीं अपना दम तोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद राहुल ने खुद से ये बात अपनी माँ को बताई। माँ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या हुआ बेटा? बोलो।
माँ, कुछ दिन पहले जब एक लड़का हमारे स्कूल में मर गया था ना, वो मेरे सामने ही मरा था। जब मैं वॉशरूम गया तब वो लड़का दर्द से तड़प रहा था, मुझसे मदद मांग रहा था, लेकिन मुझे उसकी आवाज बहुत अच्छी लग रही थी। मैं बस आंख बंद करके उसकी आवाज सुन रहा था और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। ये बात सुनकर ललिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसीलिए उसने राहुल को एक हॉस्टल में डाल दिया। हॉस्टल से लौटने के बाद भी राहुल में कोई सुधार नहीं था। अब तो वो और भी ज्यादा अकेला रहने लगा था। वो दिन भर अपने कमरे में रहता। वो ललिता को भी अपने कमरे में आने नहीं देता था। राहुल को संगीत पसंद था, लेकिन उसे लोगों की चीखें, उनका दर्द भी अच्छा लगने लगा था। क्या नैना का खून भी राहुल ने ही किया था? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। और यही नहीं, नैना से पहले भी राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। राहुल ने उसे भी मारा था। राहुल का दिमाग कुछ इस कदर था कि जो उससे प्यार करता था वो उसे मार देता था। तो उसने आपको कभी क्यों नहीं मारा? आप तो उसकी माँ हैं। आप तो उसे सबसे ज्यादा प्यार करती होंगी। जब मैंने उसे हॉस्टल भेजा तब से उसे ऐसा लगने लगा था कि मैं उससे प्यार नहीं करती, उसकी परवाह नहीं करती। इसलिए उसने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। तो क्या नैना का खून भी? हाँ, नैना को भी राहुल ने ही मारा था। दरअसल नैना को उस रात को ही पता चल गया था कि राहुल की एक और गर्लफ्रेंड थी। जब उसने राहुल का मोबाइल चेक किया तो नैना को राहुल की अपनी पहली गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज मिल गए। नैना ने राहुल से उसके बारे में पूछा और राहुल ने नैना को सब कुछ बता दिया। क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को मार डाला? और अब तुम सब कुछ जान गई हो तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वैसे तो मैं तुम्हें अभी नहीं मारने वाला था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज ही सही, अभी ही सही। और ऐसा कहकर उसने नैना का कत्ल कर दिया। घर आने के बाद उसके चेहरे पर सुकून था। ललिता जी को डाउट हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ होगा। आपका बेटा इतना बड़ा अपराधी था, लेकिन आपने फिर भी उसका साथ दिया। जितना आपका बेटा गुनहगार है उतनी ही गुनहगार आप भी हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर राठौर ने ललिता का बयान लिया और अपने बेटे के खून में उसका साथ देने के जुर्म में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वाह सर, आपका तो जवाब नहीं। आखिरकार आपने खूनी को भी पकड़ा और खूनी के खूनी को भी, और उसका साथ देने वाले को भी। हाँ सर, ये बात तो सच है। आप बहुत कमाल के हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। कोई भी मुजरिम राठौर की नजर से नहीं बच सकता, चाहे वो साइको ही क्यों ना हो। सोशल मीडिया हमें अपनों के करीब लाया, पर हम सोशल मीडिया को अपनों से ज्यादा करीब लेकर आए। और इसी तरह से इस सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी में जहर फैलाना शुरू किया। इस जहर से आज तक बहुत सी जानें गई हैं। ये जहर कैसे काम करता है, ये आज हम आपको इस कहानी के जरिए दिखाएंगे। एक लड़का हाथ में मोबाइल पकड़े अपने कमरे की खिड़की से नीचे देख रहा था। वो लगभग 10वें माले पर था। उसकी आंखें खुली थी पर जिंदा नहीं था। उसका दिमाग उसके काबू में नहीं था। दिमाग काबू में ना होने की वजह से उसका शरीर भी उसकी बात नहीं मान रहा था। कुछ पल बाहर देखने के बाद वो अपनी खिड़की पर चढ़ा और पलक झपकते ही नीचे कूद गया। इस हादसे के 2 रात बाद मयूर अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे इस हादसे के बारे में कुछ खबर नहीं थी। उसे बड़ी बेचैनी सी महसूस होने लगी। उसने एक नजर अपने मोबाइल की ओर देखा और एक पक्का इरादा करके उठकर अपने कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजा बंद कर दिया। सब बंद करने के बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल लिया और किसी को कॉल लगाया। मुझे अब वीडियो कॉल सर्विस चाहिए, मुझसे अब रहा नहीं जा रहा। ठीक है बेबी, मैं अभी तुम्हें वीडियो कॉल करती हूँ, पर पहले तुम पेमेंट तो करो। 1 घंटे की वीडियो कॉल के कितने होंगे? 1 घंटे के 1000 होंगे बेबी। ठीक है, मैं अभी पे करता हूँ। पेमेंट होते ही मुझे बता देना।
फिर मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। मयूर ने कॉल कट कर दी और झट से ऑनलाइन 1000 का पेमेंट उस लड़की के अकाउंट में कर दिया। पेमेंट होते ही मयूर ने फिर उस लड़की को कॉल किया। पेमेंट कर दिया है, देख लो। आ गया मयूर बेबी। अब शुरू करो। और हाँ, मुझे सब देखना है। हाँ, पूरा दिखाऊंगी बेबी, सब एकदम प्यार से और नजदीक से दिखाऊंगी, पर उसके लिए मुझे ये कॉल कट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है। कॉल कट होने के बाद मयूर के फोन पर उस लड़की का न्यूड वीडियो कॉल आया। मयूर अपने बेड पर लेटकर उस वीडियो कॉल को एंजॉय करने लगा। उसे आसपास क्या हो रहा है इसकी जरा भी भनक नहीं थी। कुछ देर बाद उसके एक हाथ में मोबाइल और दूसरा हाथ। आधे घंटे बाद वीडियो कॉल से उस लड़की के आवाज के साथ एक अजीब सा म्यूजिक बजने लगा। मयूर उस लड़की को न्यूड देखने में इतना अधीन था कि उसे वो म्यूजिक अपने कानों पड़कर भी अनसुना लग रहा था। कुछ देर बाद धीरे धीरे लड़की की आवाज कम होकर उस म्यूजिक की आवाज बढ़ने लगी। इस बार मयूर को वो म्यूजिक सुनाई देने लगा। उसने आसपास देखा, पर अगले ही पल उसे समझ आ गया कि ये म्यूजिक मोबाइल से आ रहा है। मयूर को वो म्यूजिक पसंद आया और उस म्यूजिक को एंजॉय करते हुए वो न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। मयूर बिना अपनी पलक झपकाए अपने स्क्रीन पर देख ही रहा था कि तभी अचानक उसके हाथ से उसका मोबाइल फिसल गया। मोबाइल नीचे गिरते ही मयूर उठा और अपना मोबाइल उठाकर सामने देखने लगा। अब मयूर कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ पांव कोई और चला रहा हो। उस म्यूजिक की आवाज बढ़ती ही जा रही थी। मयूर अपने मोबाइल में देखते हुए उठा और कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगा। और अगले कुछ ही पलों में वो अपनी खिड़की से कूद गया और अपनी जान दे दी। जैसे ही वो नीचे कूदा, वीडियो कॉल बंद हो गया और मोबाइल में से सुनाई देने वाला म्यूजिक भी बंद हो गया। पूरे शहर में ऐसी बहुत सी मौतें होने लगी। सारे लोगों के अंदर एक सनसनी सी फैल गई। डर का माहौल सारे लड़कों को घेरने लगा। जब जब यह लड़की किसी का मर्डर करती, उसके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता। पर दिक्कत ये थी कि वो नए नए अकाउंट बनाकर लड़कों को सुसाइड करने पर मजबूर करती थी। पर यह सब वो कैसे करती थी इसका कुछ पता नहीं था, इसलिए यह सबकी परेशानी का कारण बन चुकी थी। ऐसे माहौल में एक दिन राजीव अपने घर में बैठा था। उसने अपना मोबाइल लिया और किसी को फोन किया। मुझे तुम्हारी वीडियो कॉल सर्विस चाहिए। ठीक है बेबी, पेमेंट करो, मैं सब दिखाऊंगी। राजीव ने पेमेंट किया और उस लड़की ने न्यूड वीडियो कॉल सर्विस शुरू की। राजीव पूरी तरह से कॉल में खो गया कि अचानक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी बीवी कला अंदर आई। कला को अचानक आता देख राजीव डर गया और उसने वीडियो कॉल कट करके मोबाइल हड़बड़ी में नीचे रख दिया। कला को राजीव की यह हरकत थोड़ी अजीब लगी। उसकी नज़र राजीव के पैंट की ओर गई। उसके बाद कला को बहुत गुस्सा आया। क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं क्या मर गई हूँ जो तुम्हें ये सब करना पड़ता है, और वो भी छुप छुप कर? मैंने कुछ नहीं किया और तुम अपनी बात तो करो ही मत। तुम्हारी नाइट शिफ्ट की वजह से पूरी नाइट वेस्ट हो जाती है, इसलिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कला गुस्सा होकर वहां से चली गई और राजीव भी नाराज होकर अपने कमरे में बैठा रहा। अगली रात कला को छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही थी। पर फिर भी राजीव पर नाराज होने के कारण वो हॉल में सोने के लिए चली गई। राजीव भी बेडरूम में बैठा रहा और कला के बाहर जाते ही उसने वीडियो कॉल वाली लड़की को फोन किया। राजीव फिर से न्यूड वीडियो कॉल देखने लगा। इस बार उसे रोकने वाला कोई नहीं था। राजीव आधे घंटे तक बिना पलक झपकाए देखता रहा। अचानक राजीव को वो धुन सुनाई देने लगी। वो धुन के साथ उस कॉल को और भी एंजॉय करने लगा। धुन की आवाज बहुत बढ़ गई।
इसी दौरान राजीव अपना आपा खो बैठा और उसने पास में पड़ा हुआ चाकू उठाया। उसकी नज़र अब भी वीडियो कॉल पर थी और हाथ में चाकू। अगले ही पल उसने चाकू अपने सीने में घुसाने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, किसी ने उसका हाथ रोक दिया। कला ने राजीव को जोर से एक थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ की वजह से राजीव उस मौत की धुन से बाहर आया। अपने हाथ में चाकू देखकर वो बहुत डर गया। ये सब क्या हो रहा है कला? मैं क्या करने वाला था? तुम अपने आप को मारने जा रहे थे? अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गई, वरना मैं तो आज मर ही जाता। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं हॉल में सो रही थी, तभी मेरे कानों में अजीब सी धुन पड़ी। इसीलिए क्या हो रहा है ये देखने के लिए मैं यहाँ आई। लगता है इसी धुन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखो, अब तक ये धुन और वीडियो कॉल चालू है। मेरे पास एक प्लान है। हम इस लड़की को पकड़ सकते हैं। तुम अपने कान बंद करो। मुझे लगता है ये धुन औरतों पर असर नहीं करती। कला भागती हुई गई और जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आई। ये क्या कर रही हो? जब तक ये कॉल चालू है, मैं इसे हैक करने की कोशिश करती हूँ। इससे हमें इस लड़की के लोकेशन का पता चल जाएगा। थोड़ी देर में कला ने उस लड़की का लोकेशन पता कर लिया और वो थोड़ी घबरा गई। ये लोकेशन तो हमारे पास ही है। चलो, आज उसे छोड़ेंगे नहीं। कला और राजीव उस लोकेशन पर पहुंचे। वो चुपके से अंदर गए, पर जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन की, उन्हें वो लड़की दिखी, पर वो बंधी हुई हालत में थी। और इतने में उन्होंने किसी को भागते हुए देखा। कला ने उस लड़की को आजाद किया और इस सब के बारे में पूछने लगी। ये सब क्या है? तुम सब मर्दों के जान के पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने कुछ नहीं किया। ये सब मेरे बॉयफ्रेंड का किया कराया है। उसने मेरा न्यूड फोटो शूट किया और अब मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे सबको न्यूड वीडियो कॉल्स करवाता है। और वो धुन, उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? वो भी उसी ने बनाई थी। वो पहले मेरा न्यूड वीडियो कॉल चलाता, फिर कुछ देर बाद उस धुन को सुनाकर लोगों से सुसाइड करवाता। पर क्यों? पैसों के लिए। वो वीडियो कॉल के बहाने उनके सुसाइड रिकॉर्ड करता था और ऊंचे दामों पर डार्क नेट पर बेच देता था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, समझ गए। तुम फिक्र मत करो। राजीव और कला उस लड़की को तो वहां से ले गए, पर उसका वो बॉयफ्रेंड अब भी आजाद था। इसलिए खतरा थोड़ी देर के लिए टल जरूर गया था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था।